देखता हूं अपने आसपास अक्सर मैं सबसे अच्छी कविता। तने हुए हरे बांस के जंगलों में सुवासित गंध सी आवारा घूमती है, सीटी मारती सबसे अच्छी कविता। फूलों में खिलती है, चटचटाती है कलियों में, पत्ता पत्ता बूटा बूटा सहलाती दुलराती है सबसे अच्छी कविता। झरनों से झरती है सबसे अच्छी कविता, नदियों में बहती है सबसे अच्छी कविता, सागर में हरहराती है सबसे अच्छी कविता, मिट्टी में महकती है सौंधी सी सबसे अच्छी कविता, फैले आकाश में चिड़ियों की चहचहाट में दिन दिन भर गूंजती है सबसे अच्छी कविता। भोग में संभोग में, राग में अनुराग में, गीत में संगीत में, शब्दों में खनखनाती है सबसे अच्छी कविता। शिशुओं के सपनों में आती है सबसे अच्छी कविता, पत्नी की इच्छाओं में कुलबुलाती है सबसे अच्छी कविता, गैया की आंखों में है करुणा की सबसे अच्छी कविता, नन्ही बिटिया की हंसी में है सबसे अच्छी कविता। लेकिन संसार की सबसे अच्छी कविता मेरी अम्मा के चेहरे पर है। यकीनन हमारे सुन रहे हैं? है सबसे अच्छी कविता, हमारे कोई कविता पढ़ी जा रही है। सबसे अच्छी कविता। सर, जाना पहचाना सा लगता है, आपको लगता है ना? दौर में कहीं ये अजामिल जी तो नहीं है? के लिए आइए हर कवि की डायरी में चुपचाप दबे पांव केवल कुछ अजामिल जी के घर पे चलते हैं और उनके बगल में बैठ के उनसे एक दो कविताएं और सुनते हैं। चलिएगा हमारे साथ, आइए। हर कवि की डायरी में कुछ केवल कुछ सबसे अच्छी कविताएं तो होनी ही चाहिए। सरेश जी, आप कब आए? हाँ, लीजिए मेरी कविता सुनिए। हाँ, अरे सर, आपकी कविता सुनते सुनते ही तो मैं आपके दरवाजे पे आया हूँ। सुनाइए सर, सुनाइए। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है औरतें जहां भी हैं। अच्छा। दरवाजे खोलो और दूर तक देखो खुली हवा में, मर्दों की इस तानाशाह दुनिया में औरतें जहां भी हैं, जैसी भी हैं, पूरी शिद्दत के साथ मौजूद हैं वो हमारे बीच अंधेरे में रोशनी की तरह। वाह! औरतें हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, औरतें खुशियां बरसती हैं सब तरफ, छोटे छोटे उत्सव बन जाती हैं औरतें। औरतें रोती हैं सिसक सिसक कर जब कभी अज्ञात दानों दुख में भीग जाती है धरती। औरतें हमारा सुख हैं, औरतें हमारा दुख हैं, हमारे सुख दुख की गहरी अनुभूति है ये औरतें। जड़ से फल तक, डाल से छाल तक, वृक्षों से परमार्थ में लगी हैं ये औरतें। युग से कूटी पीसी छीली सुखाई और सहेजी जा रही हैं औरतें असाध्य रोगों की दवाओं की तरह। हाँ, क्या बात है। 100 खटरागों में खटती हुई रसोई घरों की हदों में औरतें गमगमाती है मीट मसालों की तरह। सिलबट्टों पर खुशी खुशी पुदीना प्याज सी पिस जाती हैं औरतें। चूल्हे पर रोटी होती हैं औरतें, ये क्या कम बड़ी बात है? लाखों करोड़ों की भूख प्यास हैं औरतें। पृथ्वी सी बिछी हैं औरतें, आकाश सी तनी हैं औरतें, जरूरी चिट्ठियों की तरह रोज पढ़ी जाती हैं औरतें, तार में पिरोकर टांग दी जाती हैं औरतें। वक्त जरूरत इस तरह बहुत काम आती हैं औरतें। शोर होता है जब, औरतें चुपचाप सहती हैं ताप को। औरतें चिल्लाती हैं जब कभी बहुत कुछ कहती हैं आपको। औरतों को समझने के लिए तानाशाहों, पहले दरवाजे खोलो और दूर तक देखो खुली हवा में। दरवाजे खोलो और दूर तक देखो खुली हवा में। वाह वाह! दरवाजे खोलो और दूर तक देखो हवा में। क्या बात है अजामिल सर, आपकी कविता के तो तमाम श्रोता हैं और बहुत सारे चाहने वाले हैं आपके, मगर आप सिर्फ कवि नहीं हैं। मैं दर्शकों को बता दूं, मैं कितने बड़े व्यक्तित्व से आज बात कर रहा हूं।
ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने बड़े व्यक्तित्व से बात करने का मौका मिला। आज हम अपने पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं श्री अजामिल व्यास जी की। अजामिल जी बहुत सारे कलाओं से एक गुथा हुआ एक ऐसा व्यक्तित्व है, कलाएं जिसके चारों तरफ हैं और जो कलाओं में है। अजामिल जी बहुत अच्छे चित्रकार हैं। अजामिल जी की कविताओं को आप सुन रहे हैं, कविता भी करते हैं। अजामिल जी बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। अजामिल जी रंगकर्म करते हैं, रंग निर्देशन करते हैं, बहुत सारे नाटकों को निर्देशित किया है, बहुत सारे नए बच्चों को रंगकर्म सिखाया है और अभी भी व्यस्त हैं अपनी तमाम कलाओं के बीच में। कभी कोई फुर्सत नहीं मिलती, कभी कोई रिटायरमेंट नहीं होता, कभी कोई थकान नहीं होती। ऐसे अजामिल जी से आज हम मुखातिब हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। सर, ये जो आपने इतनी सारी विधाएं अपने आप में समो ली, जो इस शहर में तो कम से कम बहुत मुश्किल है, तो ये सारी विधाएं एक साथ पनपी आपके अंदर? नहीं, एक साथ तो नहीं हुई हैं। ये धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ती चली गई। अच्छा। और मैंने शुरुआत अपनी कविता से ही किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपको बताएं कि बहुत जल्दी ईश्वर की कृपा से जी मेरी एक पहचान बन गई थी देश के भीतर एक कवि के रूप में। मैं सोच रहा था कि मुझे कविता ही लिखना चाहिए। अच्छा। लेकिन बहुत बार ये लगा कि कविता कहीं ना कहीं मेरे विचारों को थोड़ी दूर तक ले जाकर छोड़ देती है। तो उसी समय मैंने नौकरियां शुरू की और ऐसी नौकरी का चयन किया जिसमें मेरा मन भी लगता हो। जी। तो फोटो पत्रकार के रूप में मैं माया से जुड़ा। अच्छा। वहाँ संपादक रहा जी। संपादन करता रहा उसका, और वहाँ मुझे बहुत आनंद आता था। डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपर्क में आया तो उन्हें मैंने स्केचेस बनाते देखा। श्रोता, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर जगदीश गुप्त का जिक्र कर रहे हैं। आज की नई पीढ़ी डॉक्टर जगदीश गुप्त के नाम से शायद ही परिचित हो। डॉक्टर जगदीश गुप्त स्वयं बहुत अच्छे कवि थे और बहुत अच्छे चित्रकार थे, बहुत अच्छे स्केचरिस्ट थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्केचेस बनाए हैं। मॉडर्न आर्ट इलाहाबाद में मैंने सबसे पहले अगर देखी है तो डॉक्टर जगदीश गुप्त की देखी है। डॉक्टर जगदीश गुप्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे। हाँ सर, मैंने आपके क्रम को तोड़ दिया। नहीं, कोई बात मुझे लगा श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि आप किस बड़े व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त के बारे में आपने ये बात बहुत सही कहा कि वो एक बड़े चित्रकार थे, बड़े सोच के चित्रकार थे जी। और उनके दिमाग के भीतर जो आइडियाज रहते थे वो नए होते थे। ये एक अलग बात है कि वो उसको कैनवस के ऊपर जैसे प्रस्तुत कर रहे हैं उस तरीके से बहुत सारे लोगों ने प्रस्तुत किया जी। लेकिन जो सोच आया जगदीश जी की पेंटिंग्स में, उनके स्केचेस में, वो हमेशा नया था। उन्होंने करीब 16,000 स्केचेस बनाए। वाह! एक दो स्केचेस नहीं, 16,000। तो उनको देख करके मुझे बहुत प्रेरणा मिली। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने स्केच करना शुरू किया। करता रहा। डॉक्टर जगदीश गुप्त से मैंने पूछा भी कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो ठीक है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब का स्वभाव था, उन्होंने बहुत कूल तरीके से कहा कि तुम जो कुछ कर रहे हो, अगर तुम उससे संतुष्ट हो तो तुम अच्छा कर रहे हो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप कोई काम करते हैं तो उसका संतोष सबसे पहले आपको मिलता है और वही सर्टिफिकेट आपको देता है, वही सफलता है आपकी, उसका ही आनंद आपका पुरस्कार है। जी जी। उनकी ये बात मेरे समझ में आ गई। मैं आपको शैलेश जी ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत तो मैंने इसलिए किया कि उस दौर में मुझे पैसे की ज़रूरत थी जी। परिवार चलाने के लिए मुझे पैसा चाहिए था। तो जहाँ जहाँ जो कुछ भी मुझे मिला मैं सीखता। मैंने अपने जीवन में कभी ना नहीं कहा। किसी ने कोई बात मुझसे कही कि आपने ये तो सीखा नहीं है, कैसे किया, तो मैंने कहा सीख लूँगा, मैं सीखूँगा पहले उसके बाद करूँगा।
अच्छा। और इसी तरीके से पेंटिंग भी मैंने पहले सीखी, उसके बाद करना शुरू किया। मतलब आपने पहले हाँ। कविताएं करी, कविताओं में रंग भरने के लिए हाँ। आप पेंटिंग की तरफ चले गए। कविता में जो अधूरापन होता था, हाँ। छूट जाता था, हाँ। वो मैंने महसूस किया कि वो पेंटिंग में आकर उसमें एक भराव पैदा होता है। हाँ हाँ। जो मैं वहाँ नहीं कह पाया उसे मैं पेंटिंग में कह देता हूँ, उसे मैं फोटोग्राफी के जरिए कह देता जी। हूँ। तो एक कला है दूसरे कला के लिए वो एक फिलर का काम करती है, पूरक हो जाती है। पूरक हो जाते हैं एक दूसरे के। इसके बाद भी मेरा मन नहीं भरा, तो मैंने कहा कि मैं जब थिएटर देखने उस ज़माने में जाता था तो सीट पे बैठे बैठे अंदर ही अंदर ये चीज़ कुलबुलाती रहती थी कि क्या मैं भी ऐसे ही एक्टिंग कर सकता हूँ जैसा कि मंच पर मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ये सन 60 ही से 70 के बीच की बात आप कह रहे हैं? 70 के बाद। 70 के बाद। हाँ। अच्छा अच्छा। तो वन फाइन मॉर्निंग जो है मुझे एक निमंत्रण मिला। अच्छा। मैं उसके बुलावे पर उनके गया और उन्होंने मुझे पहले दिन ही मोहन राकेश का नाटक प्यालियाँ टूटती हैं हाँ हाँ हाँ। में अभिनय करने के लिए लीड रोल दे दिया। मैं डरा सहमा, मुझे लगा कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। प्यालियाँ लेकिन उस टूटती हैं समय शायद प्रयाग रंगमंच की प्रस्तुति थी। नहीं, आस्था की प्रस्तुति। आस्था की प्रस्तुति, वो शर्मा जी इसको कर रहे थे, राजेश शर्मा उसे डायरेक्ट कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। मैंने उनसे कहा बहुत कि बड़े डायरेक्टर थे भाई। दादा मैं इसको कर पाऊंगा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। हाँ। ये तो मेरा सोचने का काम है। हाँ। कि तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जी। तो मैं डरा रहता, रोज रिहर्सल में जाता, मैं डरा रहता कि आज मैं भगा दिया जाऊंगा। आज वो दिन है जिस दिन मैं वहाँ से भगा दिया जाऊंगा। लेकिन रज्जू धारा का बहुत बहुत शुक्रिया, वो जहाँ भी हैं प्रसन्न रहें, और उन्होंने मुझे वो रोल दिया और ईश्वर की कृपा थी, दर्शकों ने उसे बहुत पसंद किया। आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि हम लोगों ने 8 आने का टिकट बेचा था उस नाटक का, और उसके 4 शोज हुए थे हिंदुस्तानी एकेडमी में। जी जी जी। एक के बाद एक। जब हम नाटक कर रहे होते थे तो हॉल के बाहर भीड़ खड़ी होती थी उस नाटक को देखने के लिए। अच्छा, उस दौर में हिंदुस्तानी एकेडमी में कुर्सियां तो थी नहीं, कुर्सियां नहीं, दरियों में बैठते थे दर्शक। हाँ, वो और किसी का कोई ईगो नहीं था। नहीं, तखत लगा दिया जाता था और उस तखत के ऊपर ही हम लोग नाटक करते थे। जी जी जी। लाइट्स वगैरह जो है आ जाती थी। हाँ। हम लोग मंगवा लेते थे, लाइट्स लग जाती थी, कुर्सियां नहीं लगाई जाती थी। सब लोग जमीन पे बैठ के देखते थे। वहाँ से मुझे प्रोत्साहन मिला। उसके बाद मैंने करीब 20-22 नाटक किए इलाहाबाद के अंदर। आस्था के बैनर से भी किया, आधार के बैनर से भी किया। और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि मैंने सारे लीड जो नाटककार रहे हैं उनके नाटक किए, बादल सरकार के भी नाटक किए, और हरिशंकर परसाई के भी लिखे नाटक किए मैंने। वाह। तो ऐसा नहीं है, उस समय दौर बहुत अच्छा था। हम लोग कोई भी हल्का नाटक नहीं उठाते थे जी। हम लोगों के दिमाग में ये रहता था कि अगर किसी नाटक को करने में हम 1 से 1,500 हज़ार रुपये खर्च करने जा रहे हैं तो उसकी सार्थकता होनी चाहिए। वो पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि जो हमारे रंगकर्मी थे, काम करने वाले लोग थे, मंच पर थे, उन सब की बहुत मेहनत होती थी, वो मेहनत भी सार्थक होनी चाहिए। रंगमंच सर, उस दौर का थोड़ा सा दृश्य जो हमने समझा, देखा, वो ये था कि लोग सारे नौकरी पेशे से जुड़े हुए थे। राजू दादा खुद नौकरी कर रहे थे कहीं, नौकरी कर रहे थे, और इनको नाटकों से कुछ मिलता नहीं था ना। ये अपनी जेब से पैसा लगा के नाटक करते थे। हम सब लोग पैसा लगाते थे, है ना। 100 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये हम ही लोग। पोस्टर वगैरह दीवारों पे चिपकाना, रात में निकलना, सीढ़ियाँ लेके साइकिल में बांध के जाते। एक बार तो पोस्टर लगाने का जब मामला आया जी, तो ये हुआ कि हम लोग साइकिल पर पोस्टर ले करके निकले हुए थे कि इसे दीवारों पर चिपकाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। चिपकाने के लिए जो लेई बनी थी जी, उस लेई में पानी कम हो गया। अच्छा, लेई भी घर में ही बनाते थे अपने, वो सब वही सारे नवयुवक जो है अपने घर में सारा सामान लेकर आते थे। उससे चिपकाने में वो खत्म हो गया पानी। अब पानी हम लोगों ने ढूंढा, वहाँ कहीं सड़क पर पानी भी नहीं मिला जी। तो फिर ये हुआ कि नाली से पानी निकाल लिया जाए, और हम लोगों ने नाली से पानी निकाल करके उस लेई में मिलाया। ये शिद्दत है। हाँ, ये हुआ कि पोस्टर तो आज रात को हम लोग लगा के ही जाएंगे। और दूसरे दिन शहर में
पोस्टर चिपके हुए थे, देख कर इतनी खुशी हुई। डॉक्टर साहब अपना लगा हुआ पोस्टर वो हाँ। सर बहुत अच्छा लगता है ना, अच्छा और वहाँ उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमने पोस्टर लगाया था, जहाँ देखे जहाँ हैं। पोस्टर लगाए थे हाँ, वहाँ हम लोगों ने एक बार फिर विजिट किया जी। उस जगह को, देखा कि वहाँ पोस्टर लगे हुए हैं और देख कर जो खुशी मिली। रंगमंच की यही एक खूबी है, अपना आनंद होता है कि मेरे पोस्टर अभी भी लगा हुआ है। रंगमंच की यही खूबी होती जी, है कि जी, जी। रंगमंच पर कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता, हाँ जी। कोई कलाकार छोटा नहीं होता, कोई काम छोटा वहाँ पर नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात आप अगर अपने साथी कलाकारों को चाय भी पिला रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ना, ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, तो उसका भी एक महत्व है अपना। सर एक चीज़ हम बताएं, आप जब छोटी बड़ी की बात कर रहे हैं और आपने अभी पहले भी जिक्र किया कि कोई नाटक बड़ा नहीं, और हमने सारे बड़े नाटक किए, छोटे नाटक नहीं किए। हमारे हिसाब से आप किसी भी नाटक को करें, आप बड़े से बड़े नाटक को छोटा बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही और कहा। छोटे से छोटे नाटक को बड़ा बना सकते हैं। ये उस टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम हैवदन भी उठा लें तो हैवदन करने के लिए हमने कितनी मशक्कत करी उसको समझने में, क्योंकि हैवदन एक स्क्रिप्ट है, उसको कोई भी कर सकता है। हैवदन हमने किया, एवं इंद्रजित किया, इंद्रजित किया, पगला घोड़ा किया। ये सारे नाटक पहले समझ में तो आए, हाँ। ये समझ में नहीं आते हैं आजकल लोगों के। और नाटक को बड़ा नाटक है जो आप कह रहे थे, हमने वैसे बड़े नाटक किए हैं आज के दौर में। मैं सबको नहीं कहता, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नाटक की समझ नहीं है। बड़ा नाटक है इसलिए करना है, तो वो बड़ी सोच बनाने की ज़रूरत उस समय के निर्देशकों का ने आप लोगों के साथ की होगी, उसकी प्रक्रिया आपने देखी है। नहीं, हमने तो आपको कारण बता दिया। हाँ जी। कि हम लोग बड़े लेखकों के नाटक का चयन क्यों करते हैं। दूसरी बात ये कि इसको चयन करने के लिए हमारे सीनियर्स होते थे। हाँ। वहाँ उसमें कोई भी कलाकार ये नहीं कह देता था कि सर इसको कीजिए। हाँ। ये हिम्मत किसी के अंदर पड़ती ही नहीं थी कि वो कोई भी स्क्रिप्ट ला के दे दे और कहे कि दादा आप इसको कीजिए ना। हम बहुत पैसा खर्च करने जा रहे हैं, बहुत मेहनत हो रही है इसके पीछे, हम ऐसी स्क्रिप्ट करेंगे जिससे हम समाज को कुछ दे सकें। और वो जो नाटकों का प्रदर्शन होता था वो 2 मिनट्स कॉफ़ी वाला नहीं होता था। 2 मिनट्स जो नूडल्स वाला है वो नहीं होता था। वो 4-4 महीने 6-6 महीने की बहुत मशक्क़त होती थी। किसी भी कलाकार को कुछ नहीं मिलता था, 2-2.5 डांट पड़ती थी। 2-2.5 महीने तो लग ही जाते थे। दादा के रिहर्सल में 2-2.5 महीने लग जाते थे। उसका कारण ये है कि हमें कुल मिलाकर के 50 घंटे मिलते थे। उस 50 घंटे में हमें ड्रामा तैयार कर देना है और तैयार हो जाता था। पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई भी नाटक भी करना है, नौकरी करने वाले नौकरी भी करनी है। हाँ। और उस समय के जो कलाकार होते थे बड़े समर्पित कलाकार होते थे। हाँ। उनको बहुत आनंद आता था इसको करने में। जी, है ना। आज हम देखते हैं कि जो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये नए कलाकारों की मजबूरी भी है, कहीं है। हाँ, मजबूरी भी है। वो अगर अपने खड़े होने का पैसा नहीं मांगेंगे तो आफ्टर ऑल उनका घर कैसे चलेगा। घर पे उनसे पूछा जाता है कि तुम कर क्या रहे हो, और ये भी कहा जाता है कि ये नौटंकी करके तुम जीवन नहीं चला सकते। ये आजकल की संभावना यही बताती है कि वाकई मुमकिन नहीं है, लेकिन माँ बाप दुश्मन उस समय नहीं है। हाँ, उस समय संभव था। उस समय हमारे पिता जो है वो थोड़ा बहुत हमको सपोर्ट करते थे, और जब कभी हमको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था रेडियो से, नाटक से नहीं, रेडियो से 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये मिल जाते थे। उस समय तो यही था, यही पारिश्रमिक होता था। तो बस हम लोग कुछ महीने के लिए अमीर हो जाते थे। 50 रुपये मिल गया तो अमीर हो गए। हमने 60 रुपये से आकाशवाणी में काम करना शुरू किया। हमारी जो रचनाएं थी, हमारा लिखा हुआ देश की तमाम पत्रिकाओं में छपता था। वहाँ से भी पैसा हमें मिल जाता था, और उससे भी हम गर्व का अनुभव करते थे। जब अपने पिताजी के हाथ में जा कर के 15 रुपये, 20 रुपये रख देते थे, तो अंदर से ऐसा लगता था कि मेरे लिए कुछ कमाया है। सर एक बात बताइए, आप पिताजी की बात कर रहे हैं, तो घरों में अमूमन नाटक वालों से एक चिढ़ सी होती है लोगों को, तो वो नाटक वाला करे, हर बात में नाटक मत करो, और नाटक में कुछ तुम्हें क्या कमा के ले आए हो। आपने जब शुरुआत करी तो आपके पिताजी के बारे में जितना हमें मालूम है, उनके नाम से इलाहाबाद संग्रहालय में एक प्रेक्षागृह है, बाबा के नाम से है। तो ये जब आपने कविताएं लिखनी शुरू करी,
आपने कागज़ों पे रंग उड़ेलना शुरू किया, आपने जब नाटक करना शुरू किया, तो आपके घर वालों की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे पिता स्वयं जी। साहित्य कला संस्कृति के प्रति वो समर्पित थे जी। और वो स्वयं लिखते थे। अच्छा। लिखना उनका भी शौक था। अच्छा अच्छा। जबकि वो एक MBBS डॉक्टर थे, सीनियर जी, डॉक्टर थे जी। इलाहाबाद के भीतर। जी। हमने उनसे कई बार कहा कि पापा हमारा मन जो है, हाँ। आप हमें डॉक्टर बनाना चाहते हैं और मैं बिल्कुल डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मेरी अच्छा। बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो पापा ने बड़ी उदारता से कहा कि बेटा तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो। उस दौर में बड़ी बात होती थी। हाँ, जो अच्छा लगे वो करो जी। लेकिन ये सोच के करो कि तुम्हें शिखर पर पहुंचना है। हाँ। तुम उस ऊंचाई को प्राप्त करोगे जहाँ पर जाने के बाद लोग तुम्हें संज्ञान में लेते हैं, जी। तुम्हारी तारीफ करते हैं। वहाँ तक पहुँचो तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने पापा की इस बात को माना। हाँ। और कोशिश करता रहा। उनका आशीर्वाद ही मेरे साथ था। हाँ। पापा को नाटक बहुत पसंद था। अच्छा। हाँ। तो घर में कोई विरोध नहीं था? घर में नहीं नहीं एकदम... नहीं, पापा तो इतने उदार थे कि एक बार वो मुझे पैलेस थिएटर में, हाँ, उस दौर में पैलेस थिएटर में भी नाटक होते थे, खूब होते थे। वो कश्मीर की कड़ी फिल्म दिखाने ले गए। अच्छा अच्छा। और हमारे साथ बैठ कर के उन्होंने करीब 3/4 फिल्म देखी। वाह। और उसके बाद फिर वो उठे, उन्होंने कहा कि बेटा आप चलना चाहिए। मैं अच्छा। गया। तो हम लोग बाहर निकल कर आ गए। तो मैंने उनसे पूछा कि पापा आपको ये फिल्म कैसी लगी? हाँ। तो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में हमारे पापा ने बहुत सारी बातें की। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें ये बातें कैसी लगी? हाँ। हमने कहा पापा हमारे बिल्कुल समझ में नहीं है। बोले बेटा वो कश्मीर की कली मेरे भी समझ में नहीं है। तो ये उन्होंने एक उदाहरण देकर हमको समझाया कि वो मेरे टेस्ट की चीज नहीं। हाँ हाँ। ना तुम्हारे टेस्ट की चीज थी, तुमने देख लिया। जी। है ना। तो मैं, मेरे पिता भी, मेरी माँ भी, हाँ, खासतौर से मेरी बहनें जी, उस समय थिएटर में करने लगी थी रजूदा के साथ। हाँ, उन्होंने हाँ, भी 1-2 प्ले किया था। जी जी। बहुत अच्छा। लड़कियों की उस समय कमी हुआ करती हाँ थी। हाँ। ना। और अभिनेत्रियों की तो आज तक कमी है, वो है ना, वो बनी रहती है। तो अभिनेत्री नहीं है जी, लड़कियां तो बहुत सारी आ गई। मुश्किल है ना अभिनेत्रियों के साथ। मुश्किल ये है कि डायरेक्टर उसको कैसे भी करके तैयार करता है और उसके बाद चूंकि लड़कियां हैं, शादी होनी है उनकी, और शादी होकर अपना ससुराल चली जाती। तो वो जितना डायरेक्टर ने मेहनत करी थी वो मेहनत तो खत्म हो गई। अब घर में चूल्हा चौकी और बच्चे, इसके बीच में कहाँ नाटक आता? लेकिन जब कभी भी मैं किसी ऐसी लड़की से मिलता हूँ जो उदास सी होकर कहती है कि सर वो सब छूट गया, अब मैं सब नहीं करती, मुझे बहुत तकलीफ होती है। हाँ। कि इसके भीतर उसका अंतर्मन जो है वो एक कलाकार का अंतर्मन है, वो एक अभिनेत्री है, वो कुछ करना चाहती है और उसे हमारे समाज की जो रूढ़ियां हैं उसकी वजह से उसको अवसर नहीं मिला। अच्छा सर, आप इतना तल्लीन थे अपनी पेंटिंग्स में, अपनी कविताओं में, और बहुत सारा काम आप एक समय में एक साथ कर रहे थे। ऐसे में आप प्रेस से जुड़ गए, फोटो जर्नलिज्म से आप जर्नलिज्म में आ गए, आप आलेख लिखने लगे, आप बहुत सारी चीज़ें उस दौर में लिख रहे थे जो बहुत गंभीर प्रवृत्ति की थी। तो गंभीर प्रवृत्ति का लेखन, इतने सारे चीज़ों को दिमाग में रख के, वो एकांत कैसे मिलता था आपको कि इतनी गंभीरता से आप किसी चीज़ का अध्ययन करें और उसके बारे में लिख सकें? शोध पत्र जैसा हो जाता है। नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। ये सच बात है कि मुझे एकांत कभी नहीं मिला लिखने के लिए। हाँ। मेरे परिवार में मेरा पूरा परिवार था, लेकिन हमारे यहाँ एक छोटा सा घर था जी, है ना। जब रात हो जाती थी तो मैं अपने को उस कमरे में कैद करता था जी, और अपने टेबल पर बैठ कर लिखता था। अच्छा। वो एक अलग आनंद है। और घर से बिल्कुल अलग हो जाते थे। हाँ, उस कमरे में बंद हो जाता था। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि मैंने गंभीर लेखन किया। हाँ। उसकी मेरे भीतर एक बुरी आदत थी पढ़ने की। जी। मैं लगातार पढ़ता रहता था और जब पढ़ता था तो अंदर प्रतिक्रिया होती थी जी। और जब प्रतिक्रिया होती थी तो मन करता था कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैं उसी दौरान लिखने लगा। तमाम पत्र पत्रिकाओं के लिए मैंने लिखा
और आपको ये जान के अच्छा लगा कि धार्मिक और हिंदुस्तान जैसी पत्रिका ने मुझसे आलेख मांगे कि इस विषय पर आप मुझे भेजिए। आप छपे हैं? खूब छपे हैं, खूब छपे हैं। मगर सर एक चीज़ ये बताइए, आप धर्मियों में लिख रहे थे, आप दिनमान में लिख रहे थे, मगर इतनी बड़ी बड़ी मैगजीन लिखने के साथ साथ ये जो बच्चों के साथ आपका खेल शुरू हो गया और बच्चों के लिए लिखना शुरू कर दिया, ये मतलब आप एक ऊंचाई पे पहुंचने के बाद अब फिर जमीन में आके बच्चों के साथ अटखेलियां खेलने लगे। नहीं, जमीन ये कैसे पर किया? ना, मैं आपकी इस बात को काट रहा हूँ। हाँ, वो ये है कि बच्चों के लिए लिखना जमीन पर आना नहीं है। हाँ। ये 7वें आसमान पर पहुंच जाना है। अच्छा, बच्चों के लिए लिखना आपसे ज्यादा कौन जानता है कि कितना कठिन काम है ना। आपकी उम्र जो है 40 साल हो गई है, 40 साल में आप अचानक बच्चे बन जाते हैं। हाँ जी। जो लोग आपको देखते हैं वो कितने खुश होते हैं कि अरे वाह, एक बच्चा इसके भीतर जीवित है। हाँ। दूसरा ये कि मेरा अपना ये विश्वास था कि वो लेखक कभी लेखक हो ही नहीं सकता जिसने बच्चों के लिए नहीं लिखा। बच्चों के लिए लिखना धर्म है, आगे की पीढ़ी को संभालने का काम है, ये बहुत जिम्मेदारी से भरा काम है। और इसीलिए आप एक प्रोग्राम नहीं करते आकाशवाणी से, 2-2, 3-3 प्रोग्राम करते हैं कि हमें बच्चों से बात करना है, सीधे बात करना है। वो ऐसा है, अपनी उम्र के साथ आप बच्चों की उम्र को जब डाल देते हैं तो आपकी उम्र घट जाती है। और बच्चों की सर, बच्चों के लिए सर आपने पत्रिकाएं लिखी, पत्रिकाएं निकाली हैं आपने, कवर पेज बनाए हैं? बहुत सारी पत्रिकाओं में लिखा, लेकिन हमारे मन में मेरे मित्र थे प्रदीप सौरभ। हाँ। तो हम दोनों ने एक दिन चाय की दुकान पर बैठे बैठे ये हुआ कि हिंदुस्तान में बच्चों के लिए कोई अखबार नहीं निकलता। हाँ। और ये तय हुआ कि हम लोग अखबार निकालेंगे जी। आपको अच्छा लगेगा, उस दौर में अखबार 150 रुपये में छप जाता था। 150 रुपये? 150 रुपये में छप करके 500-600 अखबार आ जाता था। क्या बात। हम लोगों ने उसके सदस्य बनाए। 6 रुपया उसका वार्षिक चंदा था। हाँ। 6 रुपये में हम वर्ष भर देते थे उस अखबार को। अच्छा। और खूब पॉपुलर हुआ, बच्चों ने उसको बहुत पसंद किया। बच्चों को ये लगता था कि जैसे पापा का अखबार आता है वैसे ही मेरा भी अखबार आता है। क्या आनंद है ना, घर में मेरा भी अखबार आता। मेरा अखबार नहीं आया, आपने मंगवाया। और हमारे इलाहाबाद के एक वरिष्ठ फोटोग्राफर, जी सॉरी क्षमा कीजिएगा, फोटोग्राफर नहीं, वरिष्ठ चित्रकार। हाँ। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अजय जेटली जी 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 हमारे उस अखबार के कला निर्देशक थे। अच्छा। आर्ट डायरेक्टर थे। क्या उनकी उम्र भी मुश्किल से 15 साल रही होगी। अच्छा, 15 साल की उम्र में वो आर्ट डायरेक्शन कर रहे थे। हम लोग उनका नाम बड़े उसे देते थे और गर्व करते थे कि 15 साल का आर्ट डायरेक्टर है हमारा। तो उनकी वजह से हमारा अखबार अपनी सुंदरता में पराकाष्ठा पर होता था, सुंदर अखबार निकलता था। श्रोताओ, आज भी डॉक्टर अजय जेटली इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला प्रभाग के HOD हैं और साथ ही साथ उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं। बहुत सारी पेंटिंग्स उनकी लोकसभा और विधानसभा में भी लगी हुई हैं। उनकी सबसे प्रचलित पेंटिंग जो मैंने इलाहाबाद संग्रहालय में देखी थी वो थी नेहरू को पीछे से उन्होंने पेंट किया था। नेहरू का चेहरा नहीं था और उस बैक से आप पहचान लें कि ये नेहरू है। ना उसमें कोई और चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक टोपी थी और शेरवानी थी। अजय जेटली के बारे में हम लोग सोचा करते थे और कहा करते थे। हमारे प्रदीप सौरभ एक अच्छी बात कहते थे उनके बारे में कि अगर इस तरह का आर्टिस्ट मेरे पास हो तो मैं पूरा इलाहाबाद खरीद लूँगा। ये बिल्कुल सही कह रहे थे, है ना। उन्होंने कहा कि ये इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं और मैं अजय जेटली की इस बात में तारीफ़ करूँगा कि उसने जिससे जो लिया उसका उसने ऋण माना, उसका शुक्रिया कहा। आज भी वो जिक्र करते हैं। उनकी बातचीत में आज भी वो आपके नाम का जिक्र करते हैं। वो प्रदीप सौरभ के नाम का जिक्र करते हैं। यदाकदा जब भी मेरी बातचीत होती, चाहे उनके विभाग में जाके हो या कहीं बाहर हो, वो हमेशा वो हमसे बहुत छोटे हैं आप लोगों का, मगर आप लोगों का जिक्र करते हैं कि हमको बनाने में किन लोगों का हाथ था। तो ये लोग थे जहाँ से हमने काम शुरू किया था। अच्छा सर, वो बाल मैगजीन जो आप निकाल रहे थे, एक आपने अपने तरफ से मैगजीन निकालना शुरू, सिर्फ लिखना ही नहीं, वो बनाना निकालना शुरू कर दिया था, वो कौन सी थी?
एक आया करती थी, जैन बाल पत्रिका थी, हाँ। जैनियों के लिए, जैनियों के लिए है ना। तो वो किसी मजबूरी में मैंने उसको ज्वाइन कर लिया था। हाँ हाँ और उसके करीब मैंने 8-9 अंक निकाले थे। अच्छा उसके बाद फिर कुछ ऐसा कारण आया सामने, हाँ। कि मुझे उसे छोड़ना पड़ा और मैं दिल्ली चला गया। उसके बाद फिर श्रोता समाचार से भी आप जुड़े थे कुछ समय श्रोता तक, समाचार से भी मैं जुड़ा था। जो रेडियो हाँ, लिसनर्स थे वो उनके लिए वो अखबार निकाला मैंने था। आपको इशारा किया ना कि मेरे सामने जैसी जैसी परिस्थितियां बनती हाँ। चली गई और मुझे जो भी संसाधन मिले, हाँ। जो भी चीज़ मिले, मैंने 4 पैसे के लिए उसका काम किया। सर एक चीज़ जो इन सारी बातचीतें आ रही है वो ये आ रही है कि आपने पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपना सारा काम उसको, हालांकि वो खेल समझ के किया जा रहा था मगर बहुत गंभीरता के साथ किया जा रहा था। एक ऐसा खेल जो गंभीर हो और दर्शकों को लगे खेल है। ऐसे समय में हमने यहाँ स्थानीय एक बड़ी रामलीला कमेटी में आप द्वारा लिखित रामलीला देखी, जिसको आप ही निर्देशित कर रहे थे, क्योंकि आज शहर में रामलीलाएं बहुत हो रही हैं, हर मोहल्ले में करीब करीब हो रही हैं, मगर रामलीला का ट्रैक, रामलीला का जो भी कंटेंट है वो सीरियल से पूरा का पूरा निकाल के कर देते हैं लोग। तो आपने उस दौर में ये आपकी सोच कि आपको रामलीला लिखनी है और रामलीला निर्देशित करनी है, ये कितना बड़ा चैलेंज था और इसको कैसे आपने किया, कैसे ये विचार आया आपके दिमाग में? रामलीला लिखने का जब मेरे पास प्रस्ताव आया था तो मेरा पहली बार में मन किया कि मैं इनको मना कर दूं, ये काम मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये बात भी आई कि ये प्रस्ताव अचानक मेरे सामने आया है। मुझे लगा कि राम जी चाहते होंगे कि ये काम मैं करूं। जी। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं करूंगा। मैंने पहला एपिसोड लिख करके उनको दिया। अच्छा। वो एक समिति के कुछ लोगों के सामने पढ़ा गया, मैंने ही पढ़ा उसको। जी। उस दिन भैया विजय बोस जो आकाशवाणी के सीनियर कलाकार थे, उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक है, अजामिल ने ठीक लिखा है। हाँ। और अजामिल जी आप इसके आगे लिखिए, हमें 10 एपिसोड चाहिए। अच्छा। और इसको बढ़ा दीजिए, कर ये 1.5 घंटे का है, आप इसको 2 घंटा कर दीजिए, क्योंकि जो लोग आएंगे वो 2 घंटे तो कम से कम। ये आपने एक और बात अपनी बात में छिपा के कही। बड़े भैया जो विजय बोस थे, जो बच्चों के प्रोग्राम्स करते थे, और जो रेडियो के मानिंद ड्रामा आर्टिस्ट थे, उन्होंने उस कमेटी में आपके उस रामलीला की प्रशंसा करी और उन्होंने आपका प्रोत्साहन किया, जो आज कम मिलता है लोगों को देखने को कि कोई सीनियर इतनी तारीफ करे। बहुत ही उसके बाद हमें उसका ऑडियो रिकॉर्ड करना था, क्योंकि हम उसे लाइट एंड साउंड से करना चाहते थे। अच्छा। भैया विजय बोस के निर्देशन में उसका जो साउंड रिकॉर्ड थी, साउंड ट्रैक बनाया गया, जो अद्भुत था जी, इतना मर्मस्पर्शी था कि हम आपको क्या बताएं। आप उसको सुनते हुए आपके आंसू आ जाए, इतना अच्छा लिखा और इतना अच्छा बना था। जब रामलीला लिखने का प्रस्ताव आया तो मुझे लगा कि रामलीला जिन्होंने भी लिखी है, करीब 1000 बार रामलीला लिखी गई है जी, और जिसने जिसने राम के बारे में कुछ भी लिखा है वो यशस्वी हुआ है। तो मैंने कहा कि ये अवसर है, इसको जी इसमें जाना चाहिए मुझे। मैंने उस रामलीला को लिखने से पहले ये सोचा कि ये अजामिल लिख रहे हैं तो इस पर खास बात क्या होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अन्य रामलीला में चीज़ें हैं वैसे ही आ जाएं सब जी। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें जो समकालीनता से जुड़ी हुई थी, प्रासंगिक थी, जैसे दहेज की समस्या, उसको मैंने, पर्यावरण की समस्या, अच्छा, वो हमने उसके अंदर जोड़ा। वाह। और हमने जो पूरी दुनिया में हथियारों को जमा करने की होड़ है, हमने इस पर भी टिप्पणी किया। मतलब आपने प्रासंगिक बना दिया रामलीला को, बनाया। हाँ जी, इसको प्रासंगिक बनाया। दूसरा ये कि मित्रता को हमने बहुत ऊंचाई दिया जी। मित्रता सबसे बड़ी चीज़ है जी जी, ये आपको जीने का और दूसरे को जीने देने का सलीका सिखाती है। तो मित्रता बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये मैंने किया। जब वो सक्सेसफुली जो है, मुझे 1 साल तो किसी उन्होंने निर्देशन किया था। दूसरे साल हमको जो है कमेटी ने कहा कि इस बार डायरेक्ट आप करें। अच्छा। एक बार मैंने करके दिखाया, सक्सेस रहे। दूसरी बार फिर किया। आपको अच्छा लगेगा जान करके कि
करीब 20,000 लोग प्रतिदिन बैठकर मेरी रामलीला देखते थे हाँ, और सभी धर्मों के लोग उसमें आते थे। वो हमने भी देखा, हमारे पिताजी हमारे साथ थे जब वो कह रहे थे कि भाई आधुनिक तुलसी ये कहाँ से पैदा हो गए। हाँ। एक तुलसी की रामलीला थी, ये अजामिल जी लिख रहे हैं। बहुत वहाँ जो है वासुदेवानंद जी आए थे। जी जी तो जी। उन्होंने कहा कि एक रामलीला तुलसी ने लिखी थी, एक हाँ। अजामिल ने लिखी है। हाँ हाँ है ना, और दोनों ही यशस्वी होंगे, दोनों को यश मिलेगा। बहरहाल उनकी अपनी बात थी, मुझे आज तक याद है। मेरे पास टेप में काफ़ी दिनों तक रखा भी रहा। राम की कृपा आप पे बरसी। हाँ। आपने राम के काज के लिए मैं किया। फिर बहुत विनम्रता से इस बात को कहता हूँ जी। कि ये काम हमारे बस का नहीं था। राम जी की कृपा नहीं होती जी। तो ये काम मैं नहीं कर सकता था, संभव नहीं था, है ना। उनकी कृपा हुई, उन्होंने इस काम को मुझसे करा लिया और वो इतने शक्तिशाली है कि जिससे जो चाहेंगे करा लेंगे। सच बात है, बिल्कुल सच बात है। जिससे जो चाहेंगे करा लेंगे। आपके अंदर कुछ हो या ना हो, वो पहले आपके अंदर वो गुण भर देंगे, उसके बाद कहेंगे तुम काम करो मेरा। तो ये तो मेरा वो अनुभव रहा। रामलीला लिख कर जो मैंने आनंद प्राप्त किया, वो मैंने इतने नाटकों में रोल करने के बाद मैंने, जिसे हर दिन 10 दिन तक 2 घंटे होती थी रामलीला, और उतने दिन मुझे लगता था कि मेरी 10 प्रस्तुतियां हो गई 10 दिन में। वाह सर, 10 प्रस्तुतियां हो गई। आपने रामलीला करी, आपने नाटक खुद किए, नाटक डायरेक्ट किया आपने, नाटक लिखा भी आपने नाटक। कौन कौन से नाटक आपने लिखे थे? नाटक हमने 2 लिखे। हाँ। एक नाटक तो लिखा हमने, उसका वेतन। अच्छा, उसका वेतन। उसका वेतन। हाँ हाँ। और दूसरा मैंने लिखा था शायद यही सच है। अच्छा, 2 नाटक आपने लिखे भी? मैंने लिखे। हाँ। दोनों को मैंने ही डायरेक्ट किया, दोनों खेले गए। कहाँ कहाँ प्रदर्शन हुआ था दोनों? ये सांस्कृतिक केंद्र में। सांस्कृतिक केंद्र में दोनों नाटक हुए थे। उसी दौरान पगला घोड़ा पर हम लोगों ने एक टेलीफिल्म बनाने की कोशिश किया। अच्छा 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 अच्छा। 2 घंटे में पगला घोड़ा फिल्म शूट कर लिया। नंदू ठाकुर उस समय हम लोगों के सीनियर होते थे। हाँ हाँ। नंदू ठाकुर। अच्छा, नंदू ठाकुर आपसे सीनियर थे? हाँ, हमसे सीनियर थे। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर माने हाँ जाते। हाँ हाँ, हमने नंदू तो भाई के साथ काम किया है। नंदू जी ने जो है उसको शूट किया था। जी जी जी। उसकी पूरी शूटिंग उन्होंने किया था। हाँ। और वो बहुत अच्छा वो हुआ था। फिर बाद में वो उसका जो टेप था, हाँ, वो हमारे एक सहयोगी कलाकार थे हमारे साथ, हमसे सीनियर थे। हाँ हाँ। जयदीप वर्मा। हाँ, सॉरी, जगदीप वर्मा। जगदीप वर्मा। जगदीप वर्मा उसको लेके चले गए। हाँ। टेप भी पता नहीं कहाँ चला गया, वो पता नहीं कहाँ चला गया। जगदीप भाई तो चले गए। वो भी चले कौन गए। पूछे उनसे? तो वो चीजें सब खो गई। सर, ये सारी चीजें आप कर रहे थे, उसके बाद आपने अचानक रंग समीक्षा शुरू कर दी। ये बहुत टेढ़ा काम है, रंग समीक्षा। ईमानदारी के साथ लिखना। आप किसी की तारीफ खूब सारी लिख दें, 6 कॉलम भर दें, उसने बहुत अच्छा किया, उसने बहुत अच्छा किया, उसने बहुत अच्छा किया, तो आपकी जय जय है। मगर अगर आपने समीक्षा ईमानदारी के साथ लिख दी, तो रंग निर्देशक जिसकी आपने समीक्षा लिखी है, वो तो आपको घर से पकड़ ले जाएगा। तो इससे कैसे आप कैसे इससे आप छूटे कि भाई रंग समीक्षा करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, वरना नहीं करेंगे? धीरे धीरे जैसा अनुभव मेरा बढ़ता रहा, हाँ। उसके बाद एक दिन मुझे लगा हाँ। कि मुझे नाटक की समीक्षा लिखना चाहिए। मेरी पहली समीक्षा दिनमान में प्रकाशित हुई। हाँ जी। लंगड़ी टांग। उस समय ये बहुत अच्छी बात ये थी। हाँ। कि कोई भी रंगकर्मी बुरा नहीं मानता था। हाँ। निर्देशक नाराज नहीं होते थे जी। लेकिन जिस समय मैंने रंग समीक्षा का काम शुरू किया था, जी। वो समय लोग अपनी आलोचना सुनते थे। हाँ। ध्यान देते थे, और हर नाटक के बाद रंगकर्मी बैठते थे और अपने नाटक की खुद समीक्षा करते जी थे। जी। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। तमाम लोगों को बुलाते थे। वो जो नाटकों के बाद एक गेट टुगेदर होता था, उसमें गेट टुगेदर में नाश्ता चाय तो होती थी। हाँ। मगर अपनी खिंचाई खुद करते थे लोग। एक दूसरे की खिंचाई करते थे। खिंचाई शब्द अच्छा नहीं है ना, रंगकर्म खिंचाई नहीं। हाँ। है रंगकर्म चीज़ को और बेहतर बनाने की विनम्र कोशिश है। जी जी जी। इसको ऐसे लेना चाहिए। हाँ। मैंने रंग समीक्षा शुरू की, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में जी मैंने अपनी समीक्षा को मजबूरन एक तरफ झुकने दिया। अच्छा।
कि जो भी पॉजिटिव है मैं उसका जिक्र तो करता हूँ, हाँ। जो नेगेटिव है मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता। इससे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हाँ। उन लोगों का नुकसान जो हुआ हाँ जिन्होंने जो रंग कर्म करने के बाद आराम से अपनी जगह पर बैठे हैं हाँ, और ये सोच रहे हैं कि वो बेहतर काम करके चले आए, वो लेकिन परिमार्जन की स्थिति तो रही नहीं। हाँ, जब आपकी आलोचना होती है हाँ। तो आपको ये मानना चाहिए कि आपने काम बहुत अच्छा किया है, हाँ। इसलिए आलोचना भी हो रही है। आलोच्य के लायक है, हाँ। तब आलोचना हो रही तभी है। आलोचना हो रही है। हर आदमी की आलोचना भी नहीं होती। हाँ, सड़क के ऊपर बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, आप किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन आप उसके बारे में जरूर कहते हैं जिससे आपको लगता है कि ये आदमी हमारे काम का है, इसे और अच्छा होना सर चाहिए। इसको हम अगर इस तरीके से समझें, क्योंकि कुछ लोगों का तर्क इसमें यह आता है, हमने कई लोगों से बात करी जो रंगकर्मी थे, शहर के और शहर के बाहर के, वो कहते हैं कि समालोचना होनी चाहिए, आलोचना नहीं होनी चाहिए। समालोचना का मतलब ये है कि नाटक में कुछ चीज़ें अच्छी होंगी तो आप उसका भी उल्लेख करिए, और जो बुरी चीज़ें हैं उसको भी आप उल्लेखित करिए, मगर अच्छी चीज़ों को थोड़ा सा अंडरलाइन ज़्यादा कर दीजिए, बुरी चीज़ों को कम करिए। अगर आप सब बुराई लिख देंगे तो फिर इसका मतलब हमने कुछ किया ही नहीं। तो कुछ रंगकर्मियों का ये भी तर्क है, तो आप इस तर्क से कितना सहमत हैं? शुरू नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। शुरू में मैं भी यही करता था। हाँ। मैं ये सोचता था कि हम किसी नाटक को कंडम कर देंगे जी। तो मुझसे बड़ा समीक्षक कौन हुआ। हाँ ये एक मिथ्या धारणा हमारे दिमाग में बनी हुई थी जी। जो कि बहुत बड़ा झूठ है। अगर समीक्षा का काम जो है वो किसी चीज को और ऊपर उठाना है, न कि उनको हतोत्साहित कर देना है। बाद में मैंने ये भी देखा कि एक नाटक के पीछे जब मैंने खुद नाटक किए तब मुझे लगा कि बहुत मेहनत होती है, बहुत पैसा लगता है ना, कितने परिश्रम के बाद एक नाटक मंचित होता है जी। तो हमें भी एकदम से बुरा 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 नहीं करना चाहिए। उसके अंदर बहुत सी अच्छी चीज़ें भी थी और हमें उसके पॉजिटिव को ज़्यादा उभारना चाहिए। और चलते चलाते अगर हम एक लाइन कहीं पर कह देते हैं, हाँ, और वो भी कहने का तरीका ये होना चाहिए कि ये सब बहुत अच्छा था, हाँ, अगर इसमें इतना और होता तो मुझे लगता है कि और अच्छा हो जाता। वो वही समालोचना समीक्षा। हाँ वही। अच्छा अजामी सर, एक चीज़ ये बताइए कि हम समालोचना की बात कर रहे थे, हम समीक्षा की बात कर रहे थे, नाटक अच्छा है या बुरा है या अच्छा और बुरा दोनों है। यहाँ पर बात आती है जब आप समीक्षा करते हैं तो चूंकि नाटक का डायरेक्टर जो होता है उसको कैप्टन ऑफ द शिप कहते हैं। वो जो अच्छाई या बुराई आपने लिखी है उसके कैप्टन ऑफ द शिप ने कैसे लिया है और उसको क्या करना चाहिए, उसकी समझ क्या है, उसकी रीच क्या, अप्रोच क्या है नाटक के संदर्भ में। हमें ऐसा लगता है जैसे आप चित्रकार हैं, आप रंग भरना जानते हैं। नाटक में अभिनेता ने बहुत अच्छा काम किया, डायलॉग्स हिज़्ब कर लिए, पोजीशनिंग में कर लिया उसने काम। जो आप लाइट दे रहे हैं, जो आप साउंड दे रहे हैं, जो आप वहाँ डांस दिखा रहे हैं या जो गायन करवा रहे हैं, उसकी समझ क्या उन कलाकारों को होनी चाहिए या उस डायरेक्टर को होनी चाहिए? ये कैसे इसको तय करें ताकि हम अच्छी प्रस्तुति दे सकें और जो समीक्षा है, समालोचना है, उसमें अच्छाई के पॉइंट ज़्यादा हों। तो डायरेक्टर की जिम्मेदारी ऐसे में क्या है? ब्रेख्त का ये मानना है कि नाटक जो है वो निर्देशक का मीडिया नहीं है। निर्देशक ने एक बार अपना काम कंप्लीट कर दिया जी, तो नाटक तमाम जो पर्दे के पीछे हैं उनके हाथ में होता है और जो मंच पर है उनके हाथ में होता है। वो जैसा कर देंगे वही फाइनल माना जाएगा। ठीक है। जबकि फिल्म के बारे में ये कहा जाता है कि फिल्म निर्देशक की होती है। हाँ, आपने कुछ किया है, निर्देशक नहीं लेता, उसको हटा देता है उसमें से। जी। तो मुझे लगता है कि जो निर्देशक है, नाटक का निर्देशक, हम उसे टोटल मंचन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कलाकारों ने भी बहुत कुछ किया है, उसमें बहुत कुछ जोड़ा है, बहुत कुछ हटा दिया है, बहुत कुछ नहीं किया है जो उन्हें बताया गया था। ये होता रहता है। सर इसमें दो चीज़ें हैं।
पहली चीज़ जो हमने कहा कि अभिनेता को उसकी कंपोजिशन आपने जो बताया उसने उस कंपोजिशन को पूरा कर दिया, उसने डायलॉग्स पूरे दिल से बोल दिए। ये आज की, पहले तो लाइट एंड साउंड का इतना वज़न नहीं था, इतना लोग करते नहीं थे, इतने साधन उपलब्ध नहीं थे। अब जब लाइट एंड साउंड का माध्यम हमारे पास आ गया है, वो नाटकों से जुड़ गया है, किसी भी सीन को आकर्षक आप बना सकते हैं, किसी भी कंपोजिशन को आप आकर्षक बना सकते हैं, बेहतर लाइट देखें। अगर दर्शक को आखिरी कतार में समझ में नहीं आ रहा है कि डायलॉग बोला क्या जा रहा है, डायलॉग बहुत अच्छा बोला जा रहा है, अभिनेता बहुत अच्छा बोल रहा है, जो प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति में सुनाई पड़ रहा है, अंतिम पंक्ति तक डायरेक्ट वो दर्शक को नहीं पहुंचती वो बात। ये दोष, ये कंपोजिशन का कलर, क्योंकि आप कलर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे कि एक डायरेक्टर को, एक्टर तो स्टेज पे आ गया, डायरेक्टर को ऐसे में उसकी जिम्मेदारी से उसको बिल्कुल आप हटा देंगे कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वहाँ कंपोजिशन क्या हो रही है, नहीं, क्या फाइनल प्रोडक्शन जब हो जाता है, हाँ, तब आप निर्देशक से बात कर सकते हैं, कह हाँ, सकते हैं, लेकिन सभी चीजों के लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकते जी, ये लाइट अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं था। सभी चीज जो भी नाटक के अवयव हैं, जो भी जिन पे उपादानों पर काम हुआ है, जी, वो सारा का सारा जो है निर्देशन तो उसी का था, हाँ, फाइनल डिसीजन तो उसी ने लिया, यही बात लाइट का भी फाइनल डिसीजन लिया, मेकअप का भी लिया, सब चीज का फाइनल, यहाँ तक कि कपड़े कौन क्या पहनेगा, हाँ, उसके जूते क्या होंगे, जी, वो कंपटीशन में कहाँ खड़ा होगा, ये सारा डिसीजन उसका था। मैं इसी बात, लेकिन जैसे ही मंचन हो जाता है, हाँ, या मंचन शुरू हो जाता है, जी, उसके बाद से खेल उसके हाथ से निकल जाता है, उसके बाद से खेल निकल जाता है, खेल उसके हाथ से निकल जाता है ना। तो मेरा अपना मानना ये है कि बड़ी उदारता के साथ समीक्षकों को भी अपना मान करके, अपनी टीम का एक हिस्सा मान करके उनकी समीक्षा का आदर करना चाहिए। सर, यहाँ पर मेरा पॉइंट समीक्षक से ज़्यादा बड़ा निर्देशक के ऊपर मैं जो बार बार कह रहा हूँ, मेरा सिर्फ पॉइंट इतना है, आपको रंग की समझ है, इसलिए आपको लाइट की समझ होगी, कौन कौन से लाइट्स आपको चाहिए, किस सीन में चाहिए, ये आपको समझ आनी चाहिए एज डायरेक्टर। डांस बहुत सारे होते हैं, फोक बहुत सारा होता है, क्लासिकल बहुत सारा होता है, किस क्लासिकल डांस में, किस फोक डांस में कौन सी लाइट पड़ेगी, कॉस्ट्यूम क्या होगा, किस कॉस्ट्यूम का कंट्रास्ट किस कलर से होगा, तो करके कुछ और कलर बन जाएगा, उसे आर्टिस्ट ने पहना है ग्रीन, तो ये समझ, ये निर्देशक को होना चाहिए। ये मैं वहीं आ रहा हूँ, जो फाइनल डिसीजन करने जा रहा है, अगर उसको कलर की सेंस नहीं है, अगर उसको सेट बनाने की सेंस नहीं है, उसने किराए के 4 लोगों को बुलाया, बोला यार कुछ ऐसा बना दो, तो कुछ ऐसा बन गया। म्यूजिक वाले को कहा कि तुम कुछ ऐसा म्यूजिक कर दो, तो उसने कुछ ऐसा म्यूजिक कर दिया। हमने कुछ नाटकों में यहाँ तक देखा कि आलाप, किसी से कहा गया तुमको आलाप लेना है, वो आलाप ले रहा है, सीन चल रही है, आलाप बेसुरा है, या आलाप में जिस राग का आलाप लिया जाना है उस राग को न चुन के गलत राग का, क्योंकि हर सीन का एक राग बनता है, हमारे यहाँ जो राग हैं वो प्रकृति के हिसाब से है, ग्राफ बनता है उसका। तो आप जो आपने राग गलत चुन लिया, आपको पता नहीं है एज डायरेक्टर कि ये जो आलाप है ये सुर में है, ये बेसुरा है, तो आप की आलोचना अगर हो रही है कलर को लेके, लाइट को लेके, म्यूजिक को लेके, सेट को लेके, तो क्या डायरेक्टर ये कह देगा कि ये अभिनेता का माध्यम है, अभिनेता जो चाहे उसने जैसा चाहे वैसा कर दिया? ये बात सही है कि अभिनेता जैसा कर देंगे मंचन में वही अंतिम सत्य माना जाता है। हाँ, ठीक ये है, बात बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन इसका ज्ञान निर्देशक के पास भी होना चाहिए। निर्देशक
कम से कम उसके बाद कहे ज़रूर कि आपने ये सारी चीज़ें देखिए मैंने बताई थी, आपने इसका पालन नहीं किया। दूसरी एक बात ये भी है कि हमारे यहाँ के जो निर्देशक आजकल के समय में हैं, हाँ वो हरफन मौला है। जी, उन्हें सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, यहाँ तक कि भीड़ जमा करना भी उन्हें आता है। हाँ हाँ है ना, भीड़ भी वो जमा कर लेते हैं। उन्हें ये पता है कि हम किसको कितने पैसे में खरीद सकते हैं, हाँ और कौन बिक जाएगा कौन नहीं बिकेगा, हाँ है ना, किसको हमें क्या लालच देना चाहिए, ये सब उन्हें पता हाँ है ना। और जो पैसा आया है उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कम से कम हम कितने लोगों को कर सकते हाँ हैं, हाँ ठीक बात। ये सारी चालाकियाँ इस समय प्रोड्यूसर के अंदर भी होती है, जो मंचन का प्रोड्यूस कर रहा है, और निर्देशक के अंदर भी होती है। उसका असर तो पूरा प्रोडक्शन पे पड़ रहा है। हाँ, पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। सर तो भरत मुनि ने एक बात कही है, भरत मुनि ने कहा है कि हर अभिनेता को थोड़ा थोड़ा ज्ञान गीत का, संगीत का, वाचन का, लय का, ताल का, वो ना हो पारंगत, मगर थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो होना ही चाहिए। और डायरेक्टर को ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। फिर वही बात आती है कि डायरेक्टर को उस अभिनेता से ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। तो क्या ये अवयव नाटक की जो जिसको कहते हैं कि उसकी नाटक की पॉपुलैरिटी को या नाटक के ग्राफ को, अगर समीक्षक से हम निकलते हैं डायरेक्टर के ऊपर, तो नाटक के ग्राफ को ये स्थिति अगर समझ ली जाए तो ये नाटक के ग्राफ को कहीं अच्छा नहीं बनाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये इसके लिए फिर हम एक चीज कहेंगे कि ये सारी चीजों का ज्ञान जो समीक्षा कर रहा है उसके पास भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो बात सच है। उसको भी मालूम होना चाहिए हाँ कि ये जो लाइटिंग दी गई थी वो लाइट कैसी है। हाँ, तरीका बहुत सारा हो सकता है। अब अगर मजदूर कोई है तो मजदूर का तलफ़ुज़ बहुत ही खराब हो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप किसी चीज का संप्रेषण कर रहे हैं, तो संप्रेषण जो है संप्रेषण है। तो आप जो है जब गलत तरीके से प्रेषित कर रहे हैं चीजों को, दर्शक उसको क्या ले रहा है? नाटकों से, साहित्य से हम अपनी एक संस्कृति को पैदा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और भाषा पे, हिंदी जो हमारी अपनी भाषा है, जो मिली जुली भाषा है, अगर हम उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं और हम ये कहते हैं, ये कह के बच लेते हैं कि सब लोग बोलते हैं तो हम भी बोल लेते हैं, और नाटक आदमी कोई अलग संसार से नहीं। नाटक इसकी डिमांड नहीं करता। नाटक आपको कह रहा है कि आप गलत बोलिए तो आपको गलत बोलना है, वही वहां पर वही सही है। हाँ। लेकिन अगर नाटक ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, नाटककार ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया, आप सही बोलिए। इस मामले में तो मैं रेडियो का जो है वो मानता हूँ कि रेडियो बड़े बड़ों को पास करता है कि तुम्हारा तलफ़ुज़ कैसा है ना, तुम्हारे उच्चारण को फाइनल करता है। एक दौर में बहुत बहुत स्ट्रिक्ट होते थे रेडियो। हमको याद है एक समय में जो है लोग बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, बड़ी मुश्किल से एंट्री मिलती थी रेडियो के अंदर। जिनको मिल जाती थी वो रातों रात बड़े आदमी हो जाते थे, बड़े डायरेक्टर हो जाते थे। अब तो सब जगह अब संस्कृति का दौर चल रहा है कि अब संस्कृति, संस्कार जो संस्कृति से जुड़ती है वो किसी भी माध्यम में शुद्ध नहीं है। अब जो चलन है उस चलन को हम देखते रहें या हम खुद अपने तय प्रयास करें। देखते नहीं है, हमें बदलना है उसको, उसके अंदर हमें कोशिश करके उसे और अच्छा बनाना है। देखिए यही निष्कर्ष आज निकलता है आज बातचीत में। सर हाँ। इसके पहले की बात खत्म हो, हम चाहते हैं कि बातचीत हमने जहाँ से शुरू करी थी, हम इस प्रोग्राम का समापन भी उसी कोमलता के साथ करें, उसी मधुरता के साथ करें। आपकी एक कविता यदि आपने बच्चों की कोई याद रखी हो तो मैं बताऊंगा दर्शकों को कि 80 साल के ऊपर के आदमी के पास भी 6 साल के बच्चे की ज़बान है, भाषा है, भाव है। तो मैं बच्चों की कविता आपको सुनाता हूँ। हाँ, दो छोटी कविताएं आपको, हाँ मुझे अच्छा लगेगा। ये पहली कविता है, हाँ, मैं डब्बू का जूता हूँ। मैं डब्बू का जूता हूँ।
हाँ जी। चरर मरर च छू छू छू, मैं डब्बू का जूता हूँ। वाह। चरर मरर च छू छू छू, मैं डब्बू का जूता हूँ। मेरी शान निराली है, भले ही सूरत काली है। काले गोरे में क्या रखा, चाल मेरी मतवाली है। मुझे नजर न लगने पाए, मैं अनमोल अकूता हूँ। मैं डब्बू का जूता हूँ। जब बच्चे पहली बार जूता पहन के स्कूल जाते हैं, मुझे लगता है आपने वहीं से ये भाव मुझे लिया है। नजर न लगने पाए, मैं अनमोल अकूता हूँ। हाँ। मैं डब्बू का जूता हूँ। नहीं जरा मैं घबराऊं, अच्छा। नहीं जरा मैं घबराऊं, जहां ले चलो मैं जाऊं। आंधी पानी कीचड़ तूफा, पैरों तले कुचलाऊं। घूम घाम कर देखी दुनिया, नहीं मैं अब तक टूटा हूं। मैं डब्बू का जूता वाह। हूं। नहीं किसी से डरता हूं, नहीं किसी से डरता हूं, सबके मन को हरता हूं। मेरा खाना काली पॉलिश, जरा लगा दो चलता हूं। चमक रहा हूं चम चम चम, मत कहो मैं झूठा हूं। मैं डब्बू का जूता हूं। मैं डब्बू का जूता हूं। दो छोटी छोटी कविताएं हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मनसाराम मास्टर बोले बेटा डामाडोल। मनसाराम मास्टर बोले बेटा डामाडोल, कैसे सिद्ध करोगे दुनिया चपटी है या गोल। शीश नवाकर कहा गुरुजी बड़ा कठिन भूगोल। दुनिया लुढ़क रही है जैसे आया हो भूडोल। दौड़ाता अक्कल के घोड़े, उत्तर का क्या टूटा। दौड़ाता अक्कल के घोड़े, उत्तर का क्या टूटा। यही समझ ले ये दुनिया है बेपेंदी का लोटा। वाह। बच्चों, अगर तुम सुन रहे हो तो तुमको कैसा लगा, और तुम्हारे मम्मी पापा सुन रहे हो तो कमेंट करके बताएंगे लिंक पे कि कैसा है। हाँ हाँ सर। अगली कविता एक छोटी सी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल्लन बोले मेरे दादा थे भारी तैराक। अच्छा। कल्लन बोले मेरे दादा थे भारी तैराक, कई बार तो लंका छूकर लौटे रातों रात। जुम्मन बोले मेरे दादा फिर भी रहे सवाए। जुम्मन बोले मेरे दादा फिर भी रहे सवाए, बरसों पहले गए तैरने नहीं लौट कर आए। क्या बात है। ये रिकॉर्ड भी कहीं हुआ था। शीर्षक है डब्बू जी के खेल खिलौने। अच्छा। डब्बू जी के खेल खिलौने। काले बालों वाला भालू, भाव भाव करता कुत्ता कालू। छुक 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 चलती रेल, चाबी के ये अद्भुत खेल। नन्हे मुन्ने दो वृक्षों ने, डब्बू जी के खेल खिलौने। टप 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 चलता घोड़ा, कभी ना अड़कर खाता कोड़ा। सजा सलोना हाथी है, कंगारू का साथी है। जादूगर के जादू टोने, डब्बू जी के खेल खिलौने। नन्ही मुन्नी काली चिड़िया, चंदा जैसी गोरी गुड़िया। नीली आंखों वाला गुड्डा, सर मटकाते बुढ़िया बुड्ढा। गुब्बारों के रूप सलोने, डब्बू जी के खेल खिलौने। पों 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 मोटर चलती, बुढ़िया नानी पंखा झलती। जोकर सबको खूब हंसाता, मटक मटक कर नाच दिखाता। हंसते हंसते लगते रोने, डब्बू जी के खेल खिलौने। टिक 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 चलता इक्का, मौलाना जी पीते हुक्का। नकली मूछे नकली दाढ़ी, रिक्शे में बस एक सवारी। लाला जी के औने पौने, डब्बू जी के खेल खिलौने। वाह सर, आपके व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं कि उनको एक किसी पॉडकास्ट में संभालना सजोना बहुत मुश्किल काम है, कम से कम मेरे लिए तो। हमें लगता है, और दर्शकों आपको भी शायद महसूस होता हो कि कुछ और बात होती है, कुछ और चीज़ें हम लोग अजामिल सर से निकाल पाते, मगर समय का ध्यान भी रखना है। तो आज बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे, और इस वादे के साथ कि अजामिल व्यास जी हमारे साथ फिर दोबारा ज़रूर आएंगे।